वर्क एंड एनर्जी। यानी कि आज हम लोग ये बताएंगे कि वर्क किस तरह से एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि हम लोग कैसे कह देते हैं कि जी वर्क जो है वो एनर्जी और एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि जो वर्क है वो क्या है। वर्क हम लोग कहते हैं कि किसी बॉडी में जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाए बाय सम फोर्स एफ, वो कोई भी फोर्स हो सकती है। जब किसी फोर्स के लगने से जिस्म में हरारत जो एनर्जी मुंतकिल हो जाए तो हम कहते हैं जी वर्क हो गया। और जो ये एनर्जी है, जब किसी जिस्म में ये एनर्जी दाखिल हो जाती है, एनर्जी उसमें आ जाती है, तो ये एनर्जी उसमें अब ये सलाहियत, ये काबिलियत पैदा कर देती है कि वो काम कर सके। फिजिक्स में इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो वर्क से और वर्क जो है वो एनर्जी से है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग वर्क उस वक्त मानते हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और जो फोर्स है वो उस बॉडी को डिस्प्लेस करे, तो हम लोग फिजिक्स में वर्क मानते हैं। अब जब किसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो ये फोर्स उसके अंदर जो है वो एनर्जी पैदा करती है। एनर्जी उस बॉडी को मूव कराती है, डिस्प्लेस कराती है, और डिस्प्लेसमेंट जब कवर हो जाए तो हम कहते हैं जी वर्क हो गया है। एनर्जी जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप दौड़ते भागते खेलने के लिए, क्रिकेट, हॉकी और जो मुख्य खेल हैं जैसे कि बास्केटबॉल, इनको खेलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। घरों में काम करने के लिए जैसे कि खाना पकाना है, मुख्तलिफ काम करने हैं, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। हाँ जी, और जी हाँ, फैक्ट्रियों में भी तो होता है ना, इतनी ज़्यादा मशीनरीज होती हैं, उनके काम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना। तो एनर्जी जो है वो हम लोग किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहते हैं। अब एनर्जी की बहुत सी इकसाम होती है, एनर्जी बहुत सी किस्म की होती है, लेकिन जो इसकी बेसिक जो बुनियादी टाइप्स हैं उसे वो दो तरह की, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी जिस्म की एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन। मतलब कि हरकत की वजह से किसी जिस्म की जो एनर्जी होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई बॉक्स या ब्लॉक जो है बॉक्स है, उसे आप फोर्स एम लगाकर अगर डिस्प्लेस करते हैं तो सरफेस पे कर रहे हैं तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जो कार है वो ज़मीन पर ही हरकत करती है फोर्स लगाने से, तो ये भी जो है काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह जब गन से बुलेट फायर की जाती है तो वो भी जो है काइनेटिक एनर्जी के तहत ही मूव करती है। इस तरह मुख्तलिफ चलना, फोर्स के लगने से चलना या कोई भी काम करना, किसी चीज़ का फोर्स लगा के उसको मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी जिस्म की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मसलन कि अगर ये एक जिस्म पॉइंट ए से बी पर हम लोगों को डिस्प्लेस करना है तो सतह ज़मीन से बुलंदी की वजह से इसमें जो एनर्जी होगी उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसी तरह अगर आपको कोई बकेट है, जैसे कि बॉल की जगह अगर कोई बकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको भी आपको ज़मीन से उठाकर बुलंदी पर लेके जाना होता है, तो इसमें भी इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी की भी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, जैसे कि इलास्टिक है, स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डैम में स्टोर किए गए वाटर को भी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होता है और ज़मीन की कशिश की वजह से कोई चीज़ अगर बुलंदी पर हो, यानी कि अगर ज़मीन की कशिश की वजह से कोई चीज़ बुलंदी पर हो तो उसे हम लोग और अच्छे डिफाइन वर्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। तो ये एनर्जी की कुछ किस्म थी। अब हमारा मसला ये है कि हमें ये बताना है जी कि वर्क किस तरह से एनर्जी के बराबर होता है। मतलब हम कैसे कह देते हैं कि जी एनर्जी जो है किसी जिस्म में अगर आ गई है तो उस पर वर्क हुआ है। इसे बहुत ही अच्छी सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक जिस्म एम है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास एम है, इस पर आपने कोई फोर्स लगाई, ठीक है जी। फोर्स लगाने से अब इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। अब आप जानते हैं कि जब ये जिस्म बिल्कुल साकिन था, फोर्स नहीं लगी, तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो थी। अब जैसे जैसे इसने मूव करना शुरू कर दिया है तो इसमें कोई ना कोई तो आखिरी वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी हुई होगी ना।
तो इससे हमें कंसर्न नहीं है, मतलब कि इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी आई होगी। और हमें ये भी मालूम है कि जब कोई जिस्म हरकत करता है, उस पर फोर्स अप्लाइड हो और उसका एक अपना मास भी हो, यानी कि एम वेट भी रखता हो, तो उस सिचुएशन में उसके अंदर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो जाता है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि जब किसी जिस्म पर फोर्स लगे तो उसमें एक्सेलरेशन ए भी प्रोड्यूस होता है। अब हमने मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, जो कहती है कि वी एफ स्क्वायर बराबर होता है वी आई स्क्वायर प्लस 2 AD के। अब वी आई स्क्वायर तो जीरो है, क्योंकि इब्तदाई पोजीशन में तो जिसम अपनी साकिन हालत में था, रेस्ट पर था, तो क्यों ना जीरो लगाने के बजाय मैं इसे एकदम इग्नोर ही कर दूं कि यहाँ पर ये है ही नहीं। तो अब हमारा एक्सप्रेशन जो छोटा सा हो जाएगा ना, वी एफ स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 2 AD के इक्वल। अब मसला ये है जी कि ये जो ए है, ये ए किसके बराबर है? इस एक्सप्रेशन के लिए ए ये है कि न्यूटन का दूसरा कानून कहता है जब किसी जिस्म पर फोर्स एफ लगे और उसका एक मास भी हो और एक्सेलरेशन भी, तो लगने वाली फोर्स जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होती है उसके मास और एक्सेलरेशन के। अब मुझे अगर ए फाइंड आउट करना है तो मैं इसे आसानी से एफ बाय एम लिख सकती हूँ। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को अगर इस जगह ला कर पुट करना चाहूँ ए की जगह एफ डिवाइडेड बाय एम, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं इसे यूँ कर सकती हूँ। अब दूसरी बात ये कि हम लोग फिजिक्स में हर चीज़ को आसानी से पढ़ते हैं, मतलब हर चीज़ को मुश्किल फॉर्म से आसानी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वी आई जो है वो तो जीरो थी, और उसने जो भी वेलोसिटी अटेन की होगी, जिस भी वेलोसिटी पर पहुंचा होगा फाइनल वेलोसिटी, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी वी होगी। क्यों ना मैं वी एफ को वी के इक्वल लिख लूँ, थोड़ा एक्सप्रेशन और जो है वो आसान और छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ और डी डिवाइडेड बाय एम आ जाता है, और वी के ऊपर स्केल बोली में लगाना। अब हमें ये भी मालूम है कि जो फिजिक्स में है एफ डी जब इकट्ठे आ जाए इनका प्रोडक्ट, तो ये किसके बराबर होता है? ये डब्ल्यू यानी वर्क डन के बराबर हो जाता है। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि जी एफ डी यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया है, तो अब मेरा जो वी स्केयर है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स वर्क डन डिवाइडेड बाय उस बॉडी का मास। तो इस एक्सप्रेशन से मैं उस बॉडी की वेलोसिटी बता सकती हूँ कि वो कितनी तेजी से, किस वेलोसिटी से जो ये बॉडी है जिस पे फोर्स एफ लगाई गई, वो किस वेलोसिटी से जो है मूव कर रही है, इस एक्सप्रेशन से मैं बता सकती हूँ। ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा 2 वर्क डन डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है ना, इसका अंडर रूट लेने से चीज़ कैंसिल हो जाती है, ये चीज़ आप जानते हैं मैथ में। तो अब v जो है मेरे पास इक्वल आ जाता है अंडर रूट 2 वर्क डन डिवाइडेड बाय m। अब अगर ये तो उसकी बॉडी की वेलोसिटी निकल है ना, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऐसे ही रहने दूँ जैसे पहले था, कि अब मुझे वेलोसिटी तो मालूम है, फर्ज कीजिए कि मुझे वेलोसिटी दी गई है, लेकिन मुझे वर्क डन बताना है कि कितना बॉडी ने वर्क किया अगर उसकी वेलोसिटी ये है और मास भी दिया हो। तो इसको मैं यूं कर सकती हूँ कि जो मास है यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसे यहाँ पर लेकर जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने से जी हमारा एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसा बन जाएगा ना, एम वी स्क्वायर और यहाँ पर 2 वर्क डन बराबर है, इस तरह से आ जाएगा। अब खाली वर्क बताने के लिए मुझे 2 को वहां जाके डिवाइड करना पड़ेगा, मैथ का रूल है, इसी तरह हम करते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। तो जी हमारा जो वर्क है वो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो इसके बराबर आ गया 1/2 एम वी स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि 1/2 एम वी स्क्वायर को हम लोग फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी के इक्वल लेते हैं। तो अब मैं वर्क के बराबर लिख सकती हूँ ना काइनेटिक एनर्जी, और तो मुझे लिखना ही चाहिए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि जो बॉडी में एनर्जी पैदा हुई है वर्क के करने से, वो काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी क्यों कहा? क्योंकि वो सरफेस पे मूव कर रही है, फोर्स के लगने से जो मास है वो सरफेस पे डिस्प्लेस कर रहा है। अगर इन केस मैं कहूँ कि जी मुझे अब इस मैच को या इस बॉल को, कोई भी एक बॉडी है, इसे हाइट पे ले जाके देखना है कि अब जो मैं वर्क इसमें करती हूँ वो वाकई वो भी क्या एनर्जी के बराबर ही होता है। चलिए इसे भी देखते हैं कि ये मैच एम था, पॉइंट ए पर था, मुझे एक फोर्स एफ लगानी पड़ी। फोर्स के लगाने से जी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो इसमें एबिलिटी प्रोड्यूस करेगी कि ये काम कर सके। अब फर्ज करते हैं कि इसे फोर्स लगी, ठीक है जी। अब ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस करना शुरू हो जाएगी, एच हाइट ट्रेवल करेगी,
और इस सिचुएशन में इसका वर्क जो है वजन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा। mg डाउनवर्ड है और इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि पॉइंट बी पर तो ये पहुंच गया, ड्यू टू पोजीशन पहुंचा है ना, और ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी पॉज होती है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जी। तो अगर कोई इस सिचुएशन में पूछे जी इस सिचुएशन में आपका वर्क क्या है, तो बहुत आसान है, आप जानते हैं कि वर्क बराबर होता है एफ बी के। तो एफ जो है इस सिचुएशन में हमारा mg और d जो है वो h है, तो हम इसको mg h लिख देते हैं। दूसरी बात हमें ये भी मालूम है कि mg h को फिजिक्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लेते हैं। तो मैं इस केस में जो वर्क डन है उसे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ले सकती हूँ ना। तो इस तरह से हम लोग बता देते हैं, बल्कि हमने बताया है, प्रूफ किया है बाकायदा कि जो हमारा वर्क डन है वो एनर्जी के बराबर होता है। मतलब कि किसी जिस्म पर अगर वर्क किया जाए तो वो उसमें पैदा करदा एनर्जी के बराबर होता है। और ये जो एनर्जी है आया कि ये काइनेटिक भी हो सकती है अगर जिस्म ज़मीन पर हरकत करे, ये पोटेंशियल भी हो सकती है अगर हम इसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर ले जाएं, और ये इन दोनों का सम भी हो सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिजिक्स में इस चीज़ को, मतलब कि अगर किसी जिस्म पर वर्क किया जाए और वो उसमें जो वर्क है उसमें पैदा करदा एनर्जी के सम के बराबर हो, तो इसे हम लोग फिजिक्स में एक कानून का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग ने डिस्क्राइब कर दिया कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे जो है वर्क डन एनर्जी के ही इक्वल है और एनर्जी को कैसे हम वर्क के इक्वल लेते हैं।